नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहाद। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बन गए हैं, डिपेंडेंट उनकी सरकार है और लगातार अब वो नैरेटिव खोते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी भी वो प्रधानमंत्री ही हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर किसानों के कोई मसले हैं या उनकी कोई दुविधा है या उनकी कोई माँगे हैं, तो उसको लेकर उन्हें किसके पास जाना चाहिए? अगर हम एक आइडियल सिचुएशन में देखें और इस लोकतांत्रिक निज़ाम में देखें, तो उन्हें पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जाना चाहिए था और वहां पर अपने तमाम जितने भी उनके मुतालबात हैं उनको वहां पर रखना चाहिए था। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। किसान लगातार अपनी एमएसपी को कानूनी दर्जा दिए जाने की बात वो लगातार करते रहे हैं। 750 किसानों ने शहादत भी दी और अभी भी आप ये देखिए कि लगभग 160 से 170 दिन से शंभू बॉर्डर पर किसान वहां पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। और ऐसे में किसानों ने चुना कि वो राहुल गांधी से बात करें, वो राहुल गांधी से मुलाकात करें और राहुल गांधी ने आज उन्हें संसद में मिलने के लिए बुलाया। पहले तो ये जो किसान नेता हैं, जो कि अन्नदाता हैं, जिनको लेकर बड़ी-बड़ी बातें सरकार की तरफ से की जाती हैं, नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाती हैं, पहले उन्हें परमिशन नहीं दी गई संसद में राहुल गांधी से मिलने की। उसके बाद जब राहुल गांधी ने ये कहा कि नहीं, वो अगर वहां इजाजत नहीं दी जाती है तो वो बाहर उनसे मुलाकात कर लेंगे, तो फिर 12 किसान नेताओं को राहुल गांधी से मिलने की इजाजत दी गई और किसान नेताओं ने राहुल गांधी से मुलाकात की। ये पहली बार नहीं है जब किसी के कोई मुतालबात हो, उसके लिए वो किस जिस नेता को वो चुनते हैं वो राहुल गांधी ही होते हैं। आपने देखा है लगातार, चाहे नीट की परीक्षा में परेशान छात्र हों या फिर आपको वो गरीब सब्जी वाला आपको याद होगा। इसी तरीके से तमाम तबके के जो लोग हैं, जिनकी अपनी परेशानियां हैं, जो लगातार इस सरकार की नीतियों से त्रस्त हैं, वो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि एक ऐसा लीडर है जो उनकी परेशानियों को ना सिर्फ सुनेगा बल्कि सड़क से लेकर संसद तक उनकी आवाज को उठाएगा। मैं आपको सुनाऊंगी राहुल गांधी ने किसानों से मिलने के बाद आज क्या कुछ कहा है, लेकिन उसके बीच मैं आपको ये भी बताऊं कि सड़क से लेकर संसद तक जनता की आवाज को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन मजबूती से न सिर्फ बुलंद कर रहा है बल्कि सड़क पर लाठियां भी खा रहा है। आज बिहार में यूथ कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया गया, अग्निवीर को लेकर, पेपर लीक को लेकर, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर। और उसमें आप ये देखिए कि जो यूथ कांग्रेस के लीडर हैं श्रीनिवास बीवी, जो कि प्रेसिडेंट है उनके, उन पर इस बर्बरता से लाठियां भांजी गई हैं कि जिसकी तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखा भी नहीं सकती हूँ। ऐसा लग रहा है कि मानो कोई क्रिमिनल है जिसके ऊपर ये लाठियां भांजी जा रही हैं। और ये तस्वीर लोकतंत्र को शर्मसार भी करती है, क्योंकि लोकतंत्र आपको ये इजाजत देता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें और प्रदर्शन करके सरकार को झुकाएं, लेकिन हो क्या रहा है वो आपके सामने है। और अब मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने आज जब मुलाकात की किसान नेताओं से, तो क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या भरोसा उन्होंने दिलाया। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे घोषणा पत्र में था कि हम किसानों को कानूनी दर्जा देंगे एमएसपी का, और ये मांग उनकी जायज है और हम इसे पूरा कराकर ही रहेंगे। सुनिए राहुल गांधी को आप। देखिए, हमारे हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी विद लीगल गारंटी लिखा है। हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुन लिया अभी राहुल गांधी को, और राहुल गांधी ने सीधे तौर पर ये कहा है कि हम दबाव बनाएंगे सरकार पर और ये किसानों का हक है, ये उन्हें मिलना चाहिए, एमएसपी कानूनी दर्जा उनको मिलना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका सरकार को लगा है, केंद्र सरकार को लगा है। आपको पता है कि शंभू बॉर्डर पर लगभग 170 दिन से किसान वहां पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। अब ऐसे में
पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसने ये कहा कि जल्द से जल्द शंभू बॉर्डर खोला जाए। अब इसको लेकर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया कि शंभू बॉर्डर जो है वो खोला नहीं जाना चाहिए। और जब ऐसे में सुनवाई की जा रही थी इस पूरे मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद तल्ख टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है। यही वजह है कि अब तक जितनी भी वार्ताएं हुई हैं किसानों और सरकार के बीच में, वो पूरी तरीके से नाकामयाब, विफल ही साबित हुई है। कोर्ट ने एक बार फिर से ये कहा है कि एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए। पंजाब और हरियाणा सरकारों को ये कहा गया है, ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप एक स्वतंत्र कमेटी बनाइए और जल्द से जल्द जो मांगे हैं किसानों की उनको सुना जाए, उनका निदान किया जाए। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है, और कहीं ना कहीं ये बात इंडिया गठबंधन या कांग्रेस भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि किसानों की बातों को नहीं सुना जा रहा है और किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और भरोसा नहीं है इसकी बानगी आज आपने देख ही ली, क्योंकि अगर किसानों को सरकार पर भरोसा होता, इस देश के अन्नदाता को, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, अगर उनको भरोसा होता तो वो प्रधानमंत्री से वक्त मांगते। इससे पहले उन्होंने शायद वक्त मांगा होगा, और प्रधानमंत्री तो मिलना आपको पता ही है कैसे लोगों से पसंद करते हैं। और ऐसे में राहुल गांधी से उन्होंने समय मांगा और राहुल गांधी ने फौरन उनको मिलने का समय दिया, और आज उनकी मुलाकात न सिर्फ हुई है बल्कि ये कहा गया है कि जोर शोर से इस पूरे मामले को उठाया जाएगा। अब आपको पता है कि कल बजट पेश किया गया, पहला, इस डिपेंडेंट सरकार का ये पहला बजट था, और उसके बाद से ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। ना सिर्फ विपक्ष इस मामले को उठा रहा है, बल्कि आप ये देखिए कि जो वोट बैंक रहा है, खासतौर पर आप सोशल मीडिया पर तमाम तरह की टिप्पणियां देखें तो उससे साफ जाहिर हो जाता है कि इससे कोई भी वर्ग, यहां तक कि जो वोट बैंक रहा है बीजेपी का, वो तक भी नाखुश है। यानी कि मैं बात कर रही हूं यहां पर मिडिल क्लास की। और इसीलिए विपक्ष ने आज विरोध प्रदर्शन किया, संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, और राज्यसभा से उसने वॉकआउट किया और साफ तौर पर कहा कि ये जन विरोधी पूरे तरीके से बजट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश का ख्याल रखा गया है। सरकार बचाओ कुर्सी बचाओ ये बजट है, और उसमें भी ये कहा गया कि उन दोनों स्टेट्स को भी जिस तरह से ये जो पैकेज दिया गया है, जिस तरह से ये जाएगा, वो भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। और ये भी इल्जाम लगाया गया कि जहां पर एनडीए की सरकार नहीं है, उन खास तौर पर राज्यों की पूरी तरीके से अनदेखी की गई है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी, अखिलेश यादव ने कई महत्वपूर्ण बातें आज कही हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, हम सभी लोग, जितने लोग हैं, और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को एमएसपी मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं, और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। तो आपने अखिलेश यादव को यहाँ पर सुना, उन्होंने कहा कि यूपी के हाथ भी पूरी तरीके से खाली हैं, और यहाँ पर उन्होंने सरकार को पूरी तरीके से घेरा है। तो सड़क से लेकर संसद तक चौतरफा नरेंद्र मोदी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। नैरेटिव पूरी तरीके से वो खो चुके हैं, और नैरेटिव फिलहाल अगर कोई बनाता हुआ नजर आ रहा है, और नैरेटिव का मेरा मतलब है जनता की आवाज को उठाता हुआ अगर कोई नजर आ रहा है, तो वो यहाँ पर विपक्ष है। और ना सिर्फ यहीं पर, यानी कि संसद के बाहर, बल्कि सड़क से लेकर संसद तक, विधानसभाओं के बाहर, तमाम जगह
जगहों पर लाठियां खाते हुए अगर जनता की आवाज को कोई बुलंद कर रहा है तो वो इंडिया गठबंधन है, वो कांग्रेस के नेता हैं। इन तमाम चीजों को किस तरह से देखा जाए, क्या ये मान लिया जाए कि नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से, एनडीए की पूरी सरकार ये पूरी तरीके से नैरेटिव को खो चुकी है। और आज हमने देखा भी नीतीश कुमार जिस तरह की बहकी बहकी बातें कर रहे थे आज विधानसभा में, और एक औरत को इसलिए वो एक मतलब आप ये देखें कि वो चुनी हुई नेता है, उनको इसलिए ये कहकर बिठा रहे थे कि तुम औरत हो, तुम्हारी समझ में क्या आता होगा, और इस तरह की बातें वो करते हुए नजर आ रहे थे। तो पूरी तरीके से आप ये देखें चारों तरफ से ही समझ में नहीं आ रहा है इस सरकार के कि आखिर इसको कैसे चलाया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि इस बार विपक्ष बेहद मजबूत है और उसने ना सिर्फ माथे पे पसीना ला दिया है सरकार के, नरेंद्र मोदी के, बल्कि उनको घुटनों पर भी ला दिया है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर मेहमानों को आप ले आइए। मेरे साथ हेमंत अत्री जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है, और दैनिक भास्कर के वो पूर्व राजनीतिक पॉलिटिकल एडिटर जो है वो वहां के रह चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हेमंत अत्री जी आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, जाना माना चेहरा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दशकों का उनका भी पत्रकारिता का अनुभव है, बेबाकी से तथ्यों पर आधारित अपनी बात को वो रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। हेमंत जी, शुरुआत में आपसे करूं क्योंकि आप हरियाणा से हैं, और अब हरियाणा में आने वाले वक्त में चुनाव हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है यथास्थिति वहां पर बनी रहेगी, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात कही गई है वो ये कि किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है। ये भी कहा गया है कि एक स्वतंत्र कमेटी बनाई जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं, यानी कि नीतियां वो बना रहे हैं। क्या पैकेज दिया जाएगा, एमएसपी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, तमाम फैसले तो उनके हाथ में हैं। फिर ऐसे में किसान राहुल गांधी से क्यों मिलना चाहते हैं, ऐसे में नौजवान राहुल गांधी से मिलना क्यों चाहते हैं, अग्निवीर राहुल गांधी से मिलना क्यों चाहते हैं, तमाम वो तबका जो त्रस्त है, जिनकी अपनी मांगे हैं, जिनके अपने मुतालबात हैं, वो राहुल गांधी की तरफ उम्मीद की निगाह से क्यों देखते हैं। उम्मीद तो उन्हें प्रधानमंत्री से होने चाहिए, देश तो वो चला रहे हैं। किसे जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, जी हेलो मोदी जी, जैसा आपने इंट्रोडक्शन में कहा, शुरुआत के अगर आप देखें नई सरकार का, जो उनकी तीसरी बार की सरकार आई है, उन्होंने कंप्लीटली नैरेटिव खो दिया है। और नैरेटिव किस रूप में खोया है कि वो कहते तो ये है कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं उसका गरीबों के साथ हूं, मजदूरों के साथ हूं, और वो कर बिल्कुल उसके उल्टा रहे। और ये आपने अब देखा। और जो आपने शंभू बॉर्डर की बात की, कमाल देखिए आप, 161वां दिन है आज जब देश का एक मुख्य राजमार्ग बंद है, जो हरियाणा से पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, उसका एक बहुत बड़ा मैक्सिमम 70% लोग इस रूट से वहां जाते हैं। और ना तो प्रदेश सरकार को उसकी चिंता है, ना केंद्र सरकार को उसकी चिंता है। ऐसी सूरत में जब प्रधानमंत्री को, जैसा आपने कहा किसानों को प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए, वो क्यों नहीं मिले। गजब देखिए कि जब पिछली बार 378 दिन आंदोलन चला था दिल्ली की बाउंड्रीज के ऊपर, दिल्ली की सीमाओं के बाहर, प्रधानमंत्री जी ने तब भी एक कमेटी बनाई थी और सारी मांगों को स्वीकार किया था। क्या आपको याद है कि उस कमेटी की उसके बाद कोई बात हुई हो, आज तक कोई मीटिंग भी हुई हो? तो प्रधानमंत्री से आप किस लिए मिलोगे? केंद्र सरकार की फेस वैल्यू ये रह गई है कि जब किसानों को उठाया गया था आंदोलन से, तो क्या कहा गया था कि आपकी इन सारी मांगों पर प्रोएक्टिवली हम विचार करेंगे और ये करेंगे। आज तक उस कमेटी कोई मीटिंग भी हुई हो तो आप बता दीजिए। दूसरा, आप कहते हैं हाईवे बंद है। हाईवे किसने बंद किया है? हाईवे हरियाणा सरकार ने बंद किया है। और हाईवे ना खुले, हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को, कि आप एक हफ्ते के अंदर इसको खोलिए हाईवे को। सरकार ने हाईवे खोलने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में आना मुनासिब समझा। सरकारें कभी हाईवेज बंद करती दिखी है कि आपको? 47 से लेकर के आज तक केवल मोदी सरकार है जिसने 378 दिन पहले सारे बॉर्डर्स बंद रखे, और अब 161वां दिन आज है जब शंभू बॉर्डर बंद है। ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं देखा होगा आपने। सड़कों पर कीले लगवाना, बोल्डर्स लगवाना, रोड्स बंद करना, ये किसी समकालीन इतिहास में नहीं मिलेगा सरकार के द्वारा। और मुझे तो एक बात बता दीजिए आप कि अगर किसान 378 दिन पहले भी दिल्ली की बाउंड्री में बैठे रहे, उन्होंने कभी कोई हिंसा की क्या? उन्होंने किसी तरीके की लैंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की क्या? किसने रोका उनको आने से? किसने उनको मजबूर किया दिल्ली की सीमाओं पर बैठने के लिए? और किसने उनको मजबूर किया है शंभू बॉर्डर पर बैठने के लिए? हरियाणा सरकार केवल ये बता दे कि कानून की कौन सी धारा
संविधान की कौन सी धारा के तहत शंभू बॉर्डर उसने बंद कर रखा है? सरकारों का काम हाईवे बनाना होता है, हाईवे बंद करना नहीं होता। और ये लगातार 161 दिन से चल रहा है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बनाइए। कमेटी तो ऑलरेडी बनी हुई है, प्रधानमंत्री ने बनाई थी, केंद्र सरकार ने बनाई थी। उस कमेटी का क्या हुआ? एक कमेटी और बना देंगे आप, उससे क्या हो जाएगा? असली इश्यू क्या है? मोदी जी अब ये दिखा रहे हैं देश को, जो भागवत ने कहा ना अहंकार, वो अहंकार कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और ऐसा मत समझिए कि अहंकार की कीमत नहीं चुकाई नरेंद्र मोदी ने। 5 सीटें हरियाणा में गंवाई, पंजाब के अंदर सुपड़ा साफ हुआ, उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। इसमें किसान आंदोलन का कोई छोटा रोल नहीं है, बहुत बड़ा रोल। राजस्थान में देख लीजिए, राजस्थान में कोई उम्मीद कर सकता था कि ऐसा रिजल्ट आएगा? तो मोदी जी की 240 सीटें जो आई हैं, उसमें एक बहुत बहुत बड़ा योगदान किसान आंदोलन का था। लेकिन ये सरकार, ना तो प्रदेश की सरकार ना केंद्र सरकार बाज आ रही है। और आपने हरियाणा पंजाब में तो ये देखा कि लोकसभा का कितना वाइटल चुनाव था, गांव के अंदर घुसने नहीं दिया गया बीजेपी के नेताओं को, किसी भी गांव के अंदर नहीं घुसने दिया गया। और अब हरियाणा की सरकार बॉर्डर खोलने की बजाय अब हरियाणा के सरपंचों को अपनी तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है, तमाम तरह के सोप्स देकर के। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये किसान, ये इस देश के नागरिक नहीं है क्या? क्या संविधान ने इनको अपनी मांगे रखने का अधिकार नहीं दिया है क्या? क्या ये धरना प्रदर्शन नहीं दे सकते शांतिपूर्ण ढंग से? क्या इनको सरकार दिल्ली में स्थान नहीं दे सकती? 161 दिन से क्यों बिठा रखा है बॉर्डर पे? और केंद्र सरकार, आज आप कमाल देखिए, आप आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा कि हरियाणा सरकार बात करने की कोशिश कर रही है किसानों से। सारी की सारी मांगे बुशरा जी केंद्र सरकार से हैं उनकी। स्टेट गवर्नमेंट मांग दे सकती है क्या? एमएसपी की लीगल गारंटी हरियाणा सरकार कोई दे सकती है? खुद मोदी मुख्यमंत्री हो हरियाणा के, तब दे सकते हैं क्या? वो केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। जो किसानों की मांगे हैं वो केंद्र सरकार से, कमेटी ऑलरेडी बनी हुई है, वो कमेटी की मीटिंग तक नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एक और कमेटी बना दीजिए, सड़क बंद पड़ी है। ये मोदी जी का गवर्नेंस है। और कमाल देखिए, आपने जो कहा कि जो भी देश का पीड़ित वर्ग है आज, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे कोई खोमचे वाला हो, चाहे कोई कुली हो, चाहे वो किसान, वो राहुल गांधी से क्यों मिल रहे हैं? इसकी आपने एक वानगी देखी। आज जो किसान नेता आए थे 12, वो आज से 3 दिन पहले दिल्ली में उन्होंने एक सम्मेलन किया था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, आपको याद होगा। और उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 240 एमपी को छोड़ के बाकी सबको बुलाया था कि हमारी मांगे ये हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए। भाजपा को उन्होंने आइसोलेट कर दिया और भाजपा इसके लिए खुद जिम्मेदार है। तो बाकी जितने भी एमपीज थे देश के, उनको उन्होंने इनवाइट किया, सभी पार्टियों के माइनस बीजेपी, और उनमें से बहुत सारे लोग वहां पर गए भी और उन्होंने उनके साथ सॉलिडरिटी दिखाई। आज राहुल गांधी से जब उनको मिलना था, राहुल गांधी आज एक सांसद नहीं, माफ कीजिएगा, वो एक विपक्ष के नेता है, वो एक संवैधानिक पद है और उनका स्टेचर आज कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर है। तो ये जब आज किसान नेता बुलाए गए थे 1 दर्जन, उस पूरे डेलीगेशन के बाकायदा पास बनाए गए थे और 12 लोगों को मिलना था। उनको 1.5 घंटा किसने रुकवाया पार्लियामेंट के बाहर? बता सकते हैं क्या? केंद्र सरकार जवाब दे सकती है इसका? और इसकी मैसेजिंग क्या गई पूरे देश में? आप सोच सकती हैं कि मोदी सरकार किसानों को ना तो दिल्ली में घुसने देती है और ना पार्लियामेंट में आने देती है और विपक्ष के नेता से भी नहीं मिलने देती है। और राहुल गांधी ने आज उस पर फिर एक मास्टर स्ट्रोक मारा। जब 1.5 घंटे तक वो लोग नहीं पहुंचने दिए गए अंदर, तो उन्होंने कहा कैमरे पर आकर के कि शायद सरकार उनको नहीं आने दे रही पार्लियामेंट के अंदर, वो किसान है इसलिए, कोई बात नहीं, मैं जाकर बाहर मिल लेता हूं। तो सरकार के सलाहकारों की बैंकरप्सी देखिए कि तब उनको उन किसानों को परमिशन देनी पड़ी और वो किसान आए। इसका मतलब संसद भवन परिसर के ऊपर भी केंद्र सरकार का संचालन है क्या? वो तो स्पीकर का पूरा वो विशेषाधिकार है। और चुने हुए सांसद पास देने के लिए अधिकृत होते हैं। ये तो लीडर ऑफ अपोजिशन की आप बात कर रहे हैं। तो 1.5 घंटा उनको बाहर बिठाया। और राहुल गांधी की मैच्योरिटी देखिए, वो खुद भी एज लीडर ऑफ अपोजिशन ये कह सकते थे किसान नेताओं को कि हम आपकी बात उठाएंगे। उन्होंने क्या कहा? पूरी शिद्दत से बात सुनी, उसके बाद कहा कि हम आपके सभी मसलों को इंडिया अलायंस के बीच में रखेंगे, सारे साथियों के बीच में, और सारे साथी एज ए कॉमन प्लेटफॉर्म हम आपकी बातों को संसद में उठाएंगे, केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। यानी कि सिंगल कांग्रेस नहीं है, ऑल अलाइज टुगेदर एज इंडिया अलायंस। राहुल गांधी को क्रेडिट नहीं चाहिए, उन्होंने ये साबित किया। और जब उनसे पूछा गया कि क्या इस बात को लेकर के प्राइवेट मेंबर बिल लेके आएंगे आप,
किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी, तो राहुल गांधी ने कहा हाँ हम इस पर काम कर रहे हैं। तो मोदी सरकार की जो छिछालेदार हो रही है, और गजब देखिए इस देश में आज भी, बुशरा जी, डॉक्टर राकेश ज्यादा बताएंगे, 65% जो आबादी है वो आज भी खेती से जुड़ी हुई है, और ये किसान उनके प्रतिनिधि हैं। उनको आप दिल्ली में नहीं घुसने देते, आप उनको संसद के बाहर खड़ा रखते हैं। और उन किसानों ने भी इस बार मास्टर स्ट्रोक मारा, उन्होंने बीजेपी के किसी सांसद को बुलाया ही नहीं अपने कार्यक्रम में, और सारे अपोजिशन को बुलाया। यानी कि मोदी की नीतियों के कारण पूरी बीजेपी आइसोलेट हो गई है किसान वर्ग से। और जाते कहाँ हैं? अंबानी की शादी में। कहते क्या है कि मैं गरीबों के साथ हूं, दिखते कहां पर है? अंबानी के यहां। तो एक जो उनकी जो पर्सनैलिटी है, वो स्प्लिट पर्सनैलिटी सारे देश के सामने आ रही है कि जो वो कहते हैं उससे करते बिल्कुल ठीक उल्टा है। अब आप देखिए 2 महीने बाद अक्टूबर में चुनाव है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है। अगर बीजेपी का यही रवैया रहता है किसानों के प्रति, इग्नोरेंस का, एरोगेंस का, आपको क्या लगता है विदर्भ के किसान छोड़ देंगे? महाराष्ट्र के किसान छोड़ देंगे? महाराष्ट्र के किसान का प्याज निर्यात होने की परमिशन नहीं दी जाती, और गुजरात के किसान का प्याज निर्यात की अनुमति दी जाती है एक देश के अंदर। आप कल्पना कर सकते हैं। और इलेक्शन गोइंग स्टेट है महाराष्ट्र। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी सलाहकार हैं, वो जो पहले कांग्रेस के होते थे ना, वो आत्मघाती दस्ता मुझे लगता है सारा मोदी जी ने इंपोर्ट कर लिया है। और वो उनको इस तरह की नेक सलाहें दे रहे हैं कि आप पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए, पैर को कुल्हाड़ी पर मारिए। और यही एग्जैक्टली मोदी जी और उनका पूरा सिस्टम कर रहा है। इसकी बहुत भारी कीमत उन्होंने अभी यूपी में चुकाई, हरियाणा में चुकाई, राजस्थान में चुकाई, पंजाब में चुकाई, और अभी विधानसभा के चुनाव में आप देखेंगे। क्योंकि देखिए मोदी जी ने ये किसान क्यों बैठे हुए, कभी आपने सोचा इस बात पर? जिन कमिटमेंट्स के साथ किसानों को 378 दिन के आंदोलन के बाद उठाया गया था, वो कमिटमेंट सरकार के थे, मोदी सरकार के थे। उन कमिटमेंट्स पे आज तक क्या प्रोग्रेस हुई, मोदी के पास जवाब नहीं। इसीलिए ये किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। और सरकारें, जिस सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है वो तो किसानों से बात कर रही है, हरियाणा सरकार। और जिस सरकार का अधिकार क्षेत्र है वो उनको ना दिल्ली में आने दे रही, ना मोदी से मिलने दे रही, ना उस कमेटी की मीटिंग हो रही। तो ये जो पूरी जी एम्बिग्विटी है, ये इतनी भारी पड़ेगी मोदी जी को। अभी तो आप 240 सीटें देख रही हैं, अभी तो अल्पमत की सरकार देख रही है, अभी तो बैसाखियों की सरकार देख रही है। आप कल्पना कीजिए हरियाणा और महाराष्ट्र, अगर बीजेपी हारती है चुनाव, जिसकी प्रबल संभावनाएं है आज की तारीख में, तो मोदी जी का दिल्ली में क्या होगा? आरएसएस क्या हाल करेगा? अभी तक मोदी जी शपथ कब ली थी? आज तक भाजपा संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई है, इसकी हिम्मत नहीं कर पाए बुलाने की। अगर 2 महीने 3 महीने मीटिंग, अगर ये 3 चुनाव के अंदर, स्टेट्स के अंदर बीजेपी हारती है, क्या आपको लगता है मोदी जी कभी भी संसदीय दल की मीटिंग बुला पाएंगे? और विद इन पार्टी किस तरह का विरोध होगा? तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा। और राहुल गांधी बहुत मेच्योरिटी के साथ हर सेगमेंट को एड्रेस कर रहे हैं, जो एक इफेक्टिव विपक्ष को करना चाहिए। और ये सारी जी चीजें, जो नया विश्वास मिल रहा है, अब ये देश में साफ हो रहा है कि गरीबों के साथ कौन है और रईसों के साथ कौन है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। अब आने वाला हर दिन मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगा। यू टेक इट फ्रॉम मी। बिल्कुल। और अब ये लग भी रहा है कि चुनौती साबित हो रहा है, और यही वजह है कि जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो लगभग रो पड़ते हैं नरेंद्र मोदी। और किस तरह की उनकी वो 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी हुआ करते थे, छाती ठोक के कहते थे एक अकेला सब पर भारी, और बाहर कहते कि 2.5 घंटे तक गला घोट कर रखा गया एक प्रधानमंत्री का, और उनको शर्म भी नहीं आती, इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे। तो फर्क जो हो गया है 2019 से 2024 का, वो तो साफ तौर पर उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके अल्फाज, उन सब में नजर आ रहा है। अमित शाह पार्लियामेंट में संरक्षण मांगते हैं, वो भी हमने देखा है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, बजट को कहा गया है कि जन विरोधी बजट है। आने वाले चुनाव के जो राज्य हैं उनका भी ख्याल नहीं रखा गया है। विपक्ष का कहना है कि जो चंद्रबाबू नायडू या बिहार को भी दिया गया है वो भी एक तरह से उनके साथ धोखा ही है। जिस तरह से दिया गया है, वाया जो जाएगा उनके पास धन, वो कैसे जाएगा, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। यानी कि अगर हम देखें कि इस बजट में सबके हाथ बिल्कुल खाली हैं, किसानों के हाथ खाली हैं, युवाओं के हाथ खाली हैं। आप कांग्रेस की योजनाओं को चुराते हैं, उनके मैनिफेस्टो से चीजें चुराते हैं, और वो भी नकल भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। लेकिन हालत ये हो गई है कि जो उनका भोंपू मीडिया हुआ करता था,
वो भी एक तरह से बीजेपी को ट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है। सबसे तेज चैनल के ब्लैक एंड व्हाइट में बात करने वाले साहब जो हैं, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, वो भी ये बता रहे थे कि कैसे मिडिल क्लास के साथ ठगी की गई है इस बजट में, और कैसे जो स्लैब चेंज किए गए हैं उसमें भी उनके हाथ दरअसल खाली ही हैं। क्या उनको मिलने जा रहा है जिसकी जिसकी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। तो अब नौबत ये आ गई है कि भोपू मीडिया भी सवाल करने लगा है। तो क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से नैरेटिव खो चुके हैं, और नैरेटिव अगर बनाता हुआ कोई नजर आ रहा है तो वो राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन है। आगे की राह कितनी मुश्किल। बुशरा जी, बहुत सारे सवाल हैं आपके इस इंट्रो में। हेमंत सर ने बड़ी अच्छी व्याख्या की सभी चीजों की। मैं वहीं से आगे बढ़ा था जो उन्होंने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में अंतर बताया। मैं आपको याद दिलाता हूँ, हेमंत जी, आपको भी याद होगा, लोकसभा चुनाव में हमारे भिंड में आए थे राहुल गांधी एक आम सभा। वहां उन्होंने वो एक कालजयी अपना डायलॉग दिया था कि मैं आपका हूं, वे उनके हैं। ये भिंड में चंबल की एक सभा में राहुल गांधी ने कहा। उस दिन से लेकर आज तक राहुल गांधी लगातार हर मौके पर यह साबित कर रहे हैं कि मैं आपका हूं, वे उनके हैं। आप यानी देश की जनता, जिसमें किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं, समाज का हर वर्ग, जिसे इस लोकतंत्र में सुना जाना चाहिए, राहुल गांधी ये साबित कर रहे हैं कि वे उसके हैं। मैं तमाम छोटे छोटे हिस्सों पर नहीं जा रहा, जिसमें मैकेनिक से लेकर लोको पायलट हैं, सब्जी विक्रेता हैं, राहुल गांधी सबके, ऐसा वे कहते हैं। नरेंद्र मोदी हर मौके पर ये साबित करते हैं कि वे उनके हैं। उनके यानी उनके जिनके पास काला धन होने की सूचना स्वयं प्रधानमंत्री को होती है, फिर भी उनके यहाँ वे ब्याह में पहुंच जाते हैं आशीर्वाद के। ये तो बेसिक फर्क है दोनों। अगर प्रधानमंत्री को ये मालूम था कि काला धन है अंबानी के पास, विपक्ष के नेता के पास जा रहा है टेम्पो में भरकर, बोरियों में भरकर, तो बजाय जेल भेजने के उस आदमी के यहाँ शादी में क्यों चले गए प्रधानमंत्री? क्योंकि वे उनके। आज जो किसानों से मिलने का विषय है, हेमंत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि वे राहुल गांधी अब सिर्फ सांसद नहीं है 543 लोगों, वे लीडर ऑफ अपोजिशन है, नेता प्रतिपक्ष है। उनका एक संवैधानिक दर्जा है। यहाँ तक कि पास बनवा कर तो कोई भी सांसद अपने मिलने जाने वालों को बुला सकता है। दर्शक दीर्घा में लोग बैठते हैं। यहाँ तो नेता प्रतिपक्ष ने देश की सबसे बड़ी आबादी का एक हिस्सा, देश का अन्नदाता, उसके प्रतिनिधियों को मिलने बुलाया था, बाकायदा पास बने हुए थे। तो सरकार ने लोकसभा के कर्ता धर्ताओं को इशारा करके किसानों को मिलने से रोका। इससे सरकार को, नरेंद्र मोदी को फायदा नहीं हुआ, उनका नुकसान ही हुआ। उन 1.5-2 घंटे पूरे देश में ये मैसेज गया, सोशल मीडिया पर सबको दिख रहा था। आप बताइए ऐसा कौन सा माध्यम था जिसमें ये खबर साया नहीं हो रही थी कि राहुल गांधी से किसान मिलने पहुंचे और सरकार मिलने नहीं दे रही। अंत में उन्होंने गांधीवादी तरीका अपनाया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं स्वयं मिलने चला जाऊंगा। इससे बेहतर और क्या होना चाहिए इस लोकतांत्रिक निजाम में? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप बिल्कुल आपको सड़क पर आकर उनसे बात करनी। खैर, वे मुलाकात हुई उनकी। इसका असर क्या होगा उसकी व्याख्या हेमंत जी कर चुके हैं कि पूरे देश का किसान इस वक्त बीजेपी से नाराज है। इसका खामियाजा इस चुनाव में भुगत चुकी है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में 80 में से इसीलिए 33 पर पहुंच गई। हरियाणा में अब चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी किसान एक बड़ी ताकत है। हमने किसानों के वे चल समारोह देखे, यात्राएं, पद यात्राएं देखी हैं, मीलों लंबी, नासिक से, पुणे से, कहां से चलकर बंबई तक आते हैं। लाखों अनुशासित किसान, चाहे वो प्याज किसान हो या कपास के किसान हो, उन सब लोगों के गांव गांव, कस्बे तक, तपरे तक ये संदेश जा चुका है कि उनका कौन है। उनका वो है जो उनके दुख दर्द में शामिल है। उनका वो नहीं है जो ये कहता है कि आप मेरे लिए मरे। उस बयान का आज तक खंडन नहीं आया बुशरा जी। राज्यपाल ने कहा था ये कि जब प्रधानमंत्री से इस बारे में कहा गया तो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए मरे। ये उन्होंने खंडन नहीं किया, यानी प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था। तो ऐसी संवेदनशील सत्ता के सामने किसानों के हक में अगर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन, ये भी बहुत सलीके की बात राहुल गांधी बार बार कर रहे हैं, वे अकेले
कांग्रेस पार्टी या खुद को नेता के रूप में स्थापित नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे एक बृहद फलक लेकर एक विशाल आसमान और धरती तैयार कर रहे हैं जिसमें सबको लेकर साथ चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी मजबूरी में सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सबको किनको? जिनके दम पर उन्होंने सरकार बनाई है और सरकार बचाना। अब आते हैं बजट पर। कल का बजट आधे हिस्से में तो कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र का कॉपी पेस्ट है। आपने ठीक कहा, कल मैंने शाम को राजीव जी के साथ बातचीत में आपके चैनल पर, अपने चैनल पर कहा था कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। वही आपने अभी दोहराया। बहुत अच्छी बात यही है कि बीजेपी ने, यानी नरेंद्र मोदी की एनडीए सरकार ने कांग्रेस के न्याय पत्र की नकल करने में भी अकल नहीं लगाई, उसे बस थोप दिया है, दर्ज करा दिया है कि हम ये चीजें करते हैं। न उसमें कोई दूरगामी योजना है, न उसके परिणाम, न उसके प्रो एंड कॉन, कुछ भी नहीं जानने की कोशिश की गई। बाकी बचा हिस्सा आंध्र प्रदेश और बिहार को खैरात बांटने में चला गया। वो भी कितनी? आप याद कीजिए, बिहार के चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने एक बार मंच से बोली लगी, पिछले से पिछले विधानसभा चुनाव, कितने दे दूं? 25,000 करोड़, 50,000 करोड़। हेमंत जी, जहां तक मुझे याद है 1.25 करोड़ पर बोली टूटी थी। जैसे बाजार में आड़तिये मंडियों में बोली लगाते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री एक राज्य की बोली लगा रहे, खैरात की बोली लगा रहे। जैसे वे अपनी नानी के घर से 1.25 करोड़ देंगे बिहार को, अपने घर से देंगे, जो उन्हें 35 साल भिक्षाटन में कमाए थे उसमें से देंगे। दुर्भाग्य और विडंबना ये है कि उसके बाद वो 1.25 करोड़ के वादे और बोली के बाद ₹1 बिहार को नहीं मिला। और अब ये विशेष पैकेज के रूप में जो कुछ तथाकथित विशेष पैकेज के रूप में दिया है, ये उस 1.25 की बोली का 5वां हिस्सा भी नहीं। इससे क्या छौंक लगने वाला है बिहार को, ये भी देखना होगा। एक और बात, इस बजट में हमारे देश का जो संघीय ढांचा है, जो केंद्र की नजर में सारे राज्यों को समानता की दृष्टि से देखने का भाव है, वो भाव इसमें कहीं दिखाई नहीं देता। अंधा बांटे रेवड़ी, चीन चीन कर देव, उस भावना के साथ सिर्फ 2 राज्यों को, जिनके दम पर आपकी सरकार बनी, उन्हें तो आपने सौगातें बांट दी हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी द्वारा शासित राज्यों को भी कुछ नहीं दिया। मध्य प्रदेश में तो 29 की 29 सीटें दे दी हमारे प्रदेश की जनता ने। छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 दे दी, उड़ीसा में 21 में से 20 सीटें दे दी, महाराष्ट्र में भी ठीक ठाक थोड़ी बहुत मिल गई, राजस्थान में पर्याप्त सीटें मिली, भले आधी रह गई, लेकिन शासन तो आपकी पार्टी का है, आपकी राज्य सरकारें हैं, उन्हें कुछ नहीं दिया। कितना मजेदार वाकया हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ट्वीट करके बिहार को मिलने वाली सौगातों का उल्लेख करते हैं, और जब जनता पूछती है भजनलाल जी आपके राज्य को क्या मिला, तो उन्हें ट्वीट डिलीट करके भागना पड़ता है। ये भी अच्छे संकेत नहीं है। केंद्र सरकार पूरे देश की एक अभिभावक के रूप में, एक गार्डियन की भूमिका, सारे राज्य उसकी नजर में समदृष्टि से, समदर्शी भाव से उसे देखना चाहिए। सारे राज्यों को जिसका जितना हक बने उसे उतना हक देना चाहिए। एक इसमें तकनीकी पक्ष होगा, हमारी जो व्यवस्था है उसमें राज्यों के द्वारा टैक्स केंद्र तक आता है। जो सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले राज्य, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इनको तो कुछ मिला नहीं। केरल, इनको इनके टैक्स के मुताबिक भी, उस अनुपात में भी कुछ नहीं मिला है। अब इसका नतीजा क्या होगा? वो ये होगा कि केंद्र और राज्यों के बीच तनातनी बढ़ेगी। योजनाओं के इस तरह के असमान वितरण में, केंद्रीय बजट के असमान वितरण के कारण राज्यों की नाराजगी बढ़ेगी, जिसका एक सबूत 2 दिन बाद मिलने वाला। नीति आयोग की बैठक है 26 तारीख को। के स्टालिन ने कल ही कह दिया था कि आपने जैसे हमारा बाइकआउट किया है, ऐसे हमारी राज्य सरकार नीति आयोग की बैठक का बाइकआउट करेगी, बहिष्कार करेगी। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन के बाकी जो शासित राज्य हैं वे भी बाइकआउट करेंगे। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं किसी हमारे जैसे देश के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। विकास एक समेकित प्रयास से संभव होता है। विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की जुगलबंदी जरूरी है, सबको मिलजुल कर काम करना है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार हर फैसला
सिर्फ दलगत आधार पर लेती है, पार्टी की नजर से फैसले करती है, इसका खामियाजा राज्यों को भुगतना पड़ेगा। इस बजट में साफ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर सरकार बचाओ बजट है, लेकिन आने वाले दिन, आपका जो अंतिम प्रश्न था, आने वाले दिन कैसे होंगे, मेरा स्पष्ट मानना यह है कि आंध्र प्रदेश और बिहार भी इससे संतुष्ट हो जाने वाले नहीं। अभी और नीतिगत विषय सामने आने वाले हैं ना। जैसे यूपी में अभी दुकानों पर नेम प्लेट का विषय आ गया था। कितने संगी साथी इस एनडीए सरकार के उस विषय में, उस मसले पर अपना अलग स्टैंड दर्ज करा रहे, चाहे वो जयंत चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, चाहे चिराग पासवान हो। और बीजेपी अपनी सांप्रदायिक राजनीति से बाज नहीं आ सकती। नरेंद्र मोदी कभी भी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से बाज नहीं आएंगे। हम तब देखेंगे इन पार्टियों का क्या हाल होता है, तब इनका स्टैंड क्या होता है, तब ये कितनी देर नरेंद्र मोदी के साथ और बीजेपी के साथ खड़े रह पाते हैं। इसे देखने के लिए थोड़े दिन और इंतजार करना होगा बुशरा साहब। जी, बिल्कुल। और इंतज़ार मुझे लग रहा है कि चंद महीनों का है, क्योंकि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं और उन चुनाव के आने वाले जो रिज़ल्ट हैं, जो परिणाम होंगे, उनसे बहुत कुछ तय होने जा रहा है कि आखिर आने वाले वक़्त में इस एनडीए सरकार का भविष्य क्या होने जा रहा है। क्योंकि आने वाले वक़्त में जिस तरह की पूरी इलेक्शन कैंपेन होगी, आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी बिना सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के वो 4 लाइनें हिंदू मुसलमान का नाम लिए बगैर, पाकिस्तान का नाम लिए बगैर वो अपने इलेक्शन कैंपेन में नहीं कर सकते हैं। और इसकी बानगी हमने हरियाणा में देख ली। जब अभी अमित शाह गए थे, सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि मुस्लिम आरक्षण को वो खत्म करेंगे, ये बात उन्होंने कही। तो इससे साफ पता चल जाता है कि आने वाले वक्त में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसे में क्या चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, ये सब क्या कंफर्टेबल होंगे? क्योंकि ये अपने आप को एक उदारवादी नेता के तौर पर पेश करते हैं, समाजवादी नेता के तौर पर पेश करते हैं। इनको ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी बड़ी तादाद में इनको वोट करते हैं और तमाम तबके के लोग वोट करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन लोगों के लिए आने वाले वक्त में, और खासतौर पर इस पर निगाह सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के आने वाले उपचुनाव और उसके साथ साथ बिहार के चुनाव पर सबकी निगाह होंगी कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। उनके हाथ अभी खाली हैं, जनता के बीच में वो क्या जाएंगे कि क्या दिया गया इतने कॉम्प्रोमाइज करने के बाद उनको। और हेमंत जी, अभी लगभग 20 घंटे तक बहस होनी है इस बजट पर। तमाम नेता अपनी बात को रखेंगे। जो बड़े मंत्रालय हैं उनको ज्यादा वक्त दिया गया है। फिर 27 जुलाई को नीति आयोग के साथ मीटिंग है, जिसमें ज्यादातर विपक्ष के नेताओं ने कह दिया है कि वो इसका बहिष्कार करेंगे। हालांकि कुछ नेता विपक्ष के इसमें शामिल हो सकते हैं जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि अभी जिस तरह की स्थितियां और परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, हालत ये हो गई है, जो सवाल मैंने डॉक्टर राकेश पाठक जी से भी पूछा कि अब जो भोपू मीडिया है वो भी साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो भी अब सवाल पूछने लगा है या मजबूर हो गया है सवाल पूछने के लिए, क्योंकि जो मिडिल क्लास था, जो वोट बैंक माना जाता है, शहरी वोट बैंक माना जाता है, उसके हाथ भी खाली हैं। और सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा और डॉक्टर राकेश पाठक जी ने भी देखा होगा कि किस तरह से वही जो वोट बैंक जो कहता था कि नरेंद्र मोदी हर हालत में हर कीमत पर मंजूर है, अब वो भी सवाल उठा रहे हैं कि ये वर्स्ट गवर्नमेंट है। तो अब ऐसे में विपक्ष और आगे आने वाले वक्त में किस तरह की रणनीति इख्तियार करे कि ये सरकार को जवाबदेह बनाने की जो पटकथा लिख रहा है उसमें और ज्यादा एक तेजी देखने के लिए मिले। क्योंकि आज जो राहुल गांधी ने किया, जो अखिलेश यादव ने किया, जो संसद का सत्र चल रहा है, ये मोमेंटम संसद के सत्र के बाद भी बरकरार रहे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर बुशरा जी, ऐसा है और ऐसा ही होगा। और अब जो डॉक्टर राकेश पाठक ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मैं तुम्हारे साथ हूं और वो उनके साथ है, उसका एक उदाहरण देखिए कि ये गवर्नमेंट किस तरीके से मिसप्लेस प्रायोरिटीज की गवर्नमेंट है। मोदी जी को ना तो पिछली सरकार में एक बार भी और ना नई सरकार, तीसरी सरकार में एक पल के लिए भी आंदोलनकारी किसानों से मिलने का एक मिनट भी निकाल नहीं पाए। और वो अंबानी की शादी में, जिसके ऊपर उन्होंने कथित तौर पे खुद ये कहा था कि टेम्पू में बोरे भर के काला धन राहुल गांधी को दिया, उस शादी में अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2 घंटे 20 मिनट रहे और सरकारी यात्रा बना करके गए। उनका प्रोग्राम नहीं था वहां पर। और किसी ने ये नहीं देखा कि मुकेश अंबानी मोदी के पास इनविटेशन कार्ड तो देने गए ही होंगे, क्या पता कैसे गए होंगे,
उसकी कोई फुटेज आपने नहीं देखी। और मुकेश अंबानी सोनिया गांधी के घर पर 1 घंटा इनविटेशन कार्ड देने के लिए हम पे बैठे रहे। राहुल गांधी उनसे नहीं मिले, वो निकल गए। और इकलौते ऐसे लीडर थे देश के जो व्यक्तिगत निमंत्रण के बावजूद भी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में नहीं गए, जबकि कई दूसरे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष तक आए हुए थे। ये एक प्रायोरिटीज और मिसप्लेस प्रायोरिटीज का साफ डिफरेंशिएशन। और इसमें एक राहुल गांधी और गांधी परिवार ने एक करेक्टर दिखाया देश को कि हमारी प्रायोरिटीज देश के किसान हैं, हमारे प्रायोरिटी देश के क्रोनीज नहीं है। जिस तरीके से मोदी जी ने खुद ये कहा, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि काले धन को जो राहुल गांधी पर आरोप लगाया, ये आपने कभी सुना है कि जो पैसे ले रहा हो वो तो उनकी शादी में ना जाए, दाता की में, और जो आरोप लगा रहा हो वो उनकी शादी में जाए? तो ये उल्टी गंगा बहाने का श्रेय स्वयं मोदी जी को है। अब जो बात आपने कही कि अब आने वाले समय में अब क्या होगा, देखिए विपक्ष को एक रास्ता मिल गया है और विपक्ष को सामने एक चीज बड़ी साफ हो गई है कि मोदी अब रिसीविंग एंड पर है, विद इन द पार्टी, फ्रॉम विद इन द आरएसएस, फ्रॉम विद इन द सिस्टम। और मोदी आज की तारीख में सबसे ज्यादा वल्नरेबल भी है। आपने देखा होगा मोदी ने 10 साल इस देश को हाँका, कभी किसी की सुनी थी क्या? पहली बार 59,000 करोड़ बिहार को गन पॉइंट पे उन्होंने लिया और 15,000 करोड़ गन पॉइंट पे टीडीपी उसको दे दिया, चंद्रबाबू नायडू को। लेकिन साल दूसरा वैलिड बात कही कि 2015 में 1.25 लाख करोड़ का एक पैकेज घोषणा करके आए थे महोदय वहां बिहार के अंदर, उसमें से एक चवन्नी आज तक बिहार को मिली है क्या? और अब जो ये 59,000 करोड़ की आप बात कर रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपने चेक काट दिया और वो नीतीश कुमार ने बुना लिया। सरकारी पैसा ऐसे नहीं मिलता, ना तो बिहार को ऐसे मिलेगा और ना चंद्रबाबू नायडू को ऐसे मिलेगा। वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पैसे होते हैं और जैसे जैसे प्रोजेक्ट मूव करते हैं आगे आगे उनकी प्रोग्रेस होती है, उस हिसाब से पैसा जाता है। आज 100 करोड़ गए, आगे 200 करोड़ गए, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक पैसा होता है। वो ऐसा नहीं है कि आपको चेक पकड़ा दिया और आपने जो मर्जी है उसका कर लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। तो अगर सही मायने में मुझसे पूछेंगी तो कहीं ना कहीं उनको भी एक लॉलीपॉप दिया गया है दोनों अलायंस को, और उनको ये बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगा। जो नीतीश कुमार है वो पहले इसको भुगत चुके हैं। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज उनका कहाँ है, वो उससे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ जरा बता दीजिए। और इस पैसे को भी ओवरनाइट नहीं मिलेगा। ये चुनाव अगले साल 2025 में है, हिसाब कब देना है? अच्छा, नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि मुझे किसी भी तरीके से चुनाव इसी साल हो जाए, हरियाणा महाराष्ट्र के साथ हो जाए। बीजेपी वो कभी अलाउ नहीं करेगी। तो बहुत सारी इंटरनल कंट्राडिक्शंस ऐसी हैं जो मोदी के लिए हर कदम पर एक बारूदी सुरंग की तरह, माने तो दिक्कत, नहीं माने तो दिक्कत। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि स्टेट्स जो हैं उनका जो रेवेन्यू के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो कर्नाटक का है, उनको चवन्नी नहीं दी। कर्नाटक का नंबर 1 देन इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो इज इलेक्शन गोइंग स्टेट ऑल्सो। फॉरगेट अबाउट बीजेपी रूल्ड स्टेट। लोग कहते हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट, मैं कहता हूं बीजेपी रूल्ड स्टेट्स। तो हरियाणा को चवन्नी नहीं दी, राजस्थान को कुछ नहीं दिया। तो ये कर क्या रहे हैं, क्यों कर रही है? इनके कोई जैसा कहा कि नानी का पैसा नहीं है कि आपने जेब से निकाला और तू भी ले जा, तू भी ले जा। इट्स नॉट लाइक दैट। देश का एक जो संघीय ढांचा है उसमें एक तंत्र है और उस तंत्र की तमाम व्यवस्थाएं हैं। उन व्यवस्थाओं के तहत देश संचालित होता है, आपकी पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग के तहत नहीं होता है। अब जब नीति आयोग की बैठक का विपक्ष बायकाट करेगा तो फिर मोदी जी रोने शुरू कर देंगे वहां पर कि देखिए मेरा 2.5 घंटे गला दबा दिया गया। अपने अंदर ये नहीं झांक रहे हैं कि मैं कर क्या रहा हूं। इस तरीके का डिफरेंशिएशन, अच्छा तमाम चीजें होती हैं बुशरा जी, आप समझेंगी बात को कि अगर मोदी जी को कुछ करना भी था उनके लिए, बिहार के उसके लिए, तो उसको करने के और भी बहुत सारे तरीके थे। उनको अलग से आइडेंटिफाई नहीं करवाना चाहिए था। 5 स्टेट्स के लिए और भी प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर देते, उसमें उन 2 का भी नाम आ जाता। तो यहां उन्होंने ये हरकत करके ना केवल बचकाना हरकत की है अपने, क्या नाम है, निर्मला सीतारमन ने, बाकी ये भी दिखा दिया कि इस सरकार का जो रणनीतिक लेवल पे लफाची एक चीज है, मीडिया का जो कीर्तन मंडली अलग चीज है, लेकिन इस सरकार में स्ट्रेटेजी के नाम पर भी बौद्धिक दिवालियापन है। अगर 5-4 स्टेट्स के और नाम लेते, उड़ीसा का नाम लेते और का लेते, उसमें इन 2 का भी खप जाता। इन्होंने स्पेसिफिकली पिन पॉइंट उनको टारगेट करके एक्सपोज कर दिया और उनका भी काम नहीं चला। तो वो जो कहते हैं ना, मुर्गे की जान भी गई, मुल्ला को मजा भी नहीं आया। तो मोदी फंस भी गए और कहीं के भी नहीं रहे। ये सारी परिस्थितियां सरकार के अंतर्द्वंद को दिखाती हैं और वो बेसिकली मोदी जी का कैरेक्टर अब तक का जो रहा है वो माई वे और हाईवे का रहा है। उन्होंने ना कभी किसी की सुनी, ना किसी की मानी। ये पहला पॉलिटिकल कंपल्शन नंबर्स के कारण ऐसा आया है
जिसमें उनको सुननी भी पड़ रही है, माननी भी पड़ रही है और झेलनी भी पड़ रही है। और ये लगातार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। विपक्ष जब अब एक्सपोज करेगा, आप मुझे बताइए, चुनाव तो यूपी के भी आने हैं, और जिस तरीके से बड़े हुए उसके साथ, जो अखिलेश यादव जिस तरीके से डेली टारगेट करते हैं, वहां पर वो योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे? उनको भी चवन्नी नहीं मिली, क्या कहेंगे, क्या वोट मांगेंगे? तो बीजेपी के जितने भी अपोजिशन हाथ, वो सारे चढ़ती कला में हैं, और बीजेपी आज से ज्यादा रिसीविंग एंड पे है। अभी आप देखिएगा जो ये 20 घंटे की बहस होगी, उसमें जो इनका जुलूस निकलेगा पार्लियामेंट के अंदर, और ये फिर वही करेंगे, या तो शोर करेंगे या रूलिंग पार्टी आपको पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करती दिखाई देगी। तो ये सारी स्थितियां, मेरा ये मानना है कि अपोजिशन के पास एक बहुत इफेक्टिव नैरेटिव है कॉमन मैन। उनको अब पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने की बजाय पूरी शिद्दत के साथ सरकार को मैट के ऊपर लाना चाहिए कि बहस कीजिए, जिद ना करें, रूल्स के चक्कर में ना पड़े। रूल्स से कुछ नहीं होगा, केवल पार्लियामेंट चले, ये अपोजिशन भी इंश्योर करे, क्योंकि जितनी पार्लियामेंट चलेगी उतनी सरकार की वल्नरेबिलिटीज एक्सपोज होंगी, और उतना ही वो बैकफुट पर जाते जाएगी। पूरा देश उसको देखेगा, लाइव देखेगा, और इनका जुलूस देखेगा कि किस तरीके से ये एम्बिग्विटीज में जीते हैं, जो कहते हैं उससे ठीक उल्टा करते हैं। इनका सबसे बड़ा भक्त वर्ग कौन है? मध्यम वर्ग, जैसे आपने जिक्र किया इंट्रो में। और उस इंट्रो उसके साथ क्या किया भक्त वर्ग के साथ, आपने कल देख लिया बजट में। 10 साल में पहली बार स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 रुपये बढ़ाई, और उसका क्या प्रचार कर रहे हैं कि 17,500 रुपये का लाभ हो गया। 25,000 में 17,500 का लाभ कैसे होता है, जरा बताएगा कोई मुझे? पहली बार ऊंट के मुंह में जीरे जैसी चीज दी, और कान पकड़ के क्या किया, लॉन्ग टर्म जो ये कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों बढ़ा दिए, प्लस जो इंडेक्सेशन होता था प्रॉपर्टी की सेल परचेज में, उसमें खेल कर दिया। तो डाला तो आपने 2,000 और निकाला 2 लाख। ये है मोदी सरकार का असली खेल। इसको हर स्टेप पर एक्सपोज करना चाहिए, और पार्लियामेंट को डिस्टर्ब ना होने दे, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, लोगों के बीच भी। गारंटी मान के चलिए, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं, जिस दिन से रिजल्ट आया है, 3 स्टेट्स के चुनाव आने दीजिए, जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव कराते हैं उसका रिजल्ट आने दीजिए, फिर देखिएगा मोदी जी का क्या हाल होता है। अपोजिशन का अपना रोल है, विद इन बीजेपी अपना रोल है, और आरएसएस के जुमले और डायलॉग आप रोज सुन रहे हैं, भागवत साहब क्या क्या कह रहे हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा पहाड़ है जो मोदी जी के लिए हर दिन उसको ताकना भी मुश्किल हो जाएगा, चढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने यहाँ पर कही, और मध्य वर्ग की आप बात कर रहे थे, जो कि माना जाता है कि वो बीजेपी का बिल्कुल एक ऐसा वोट बैंक है जो कहीं नहीं जाता है, शहरी वोट बैंक। और वो जो नई टैक्स नीति आई है, और उसमें जो रिजीम में जो टैक्स जो दिया गया है, जी मुझे पता है हेमंत जी आपको जाना है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। जो इसमें कहा गया है वो डॉक्टर राकेश पाठक जी, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो सालाना जो 8 लाख रुपए जिनकी इनकम है उनको फायदा होगा सिर्फ 650 रुपए का, जिनकी सालाना आय है 10 लाख रुपए उनको फायदा होगा 868 रुपए का, और जिनकी सालाना आय 20 लाख के पार है उनको फायदा होगा 1,517 रुपए का। यानी कि सिर्फ इतने फायदे होंगे, जिसको लेकर कल से ये बताया जा रहा है कि देखिए मध्यम वर्ग के तो उन्होंने वारे न्यारे कर दिए हैं। वो मध्यम वर्ग जो अब सोशल मीडिया पर कोस रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उसको लग रहा था कि कम से कम ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, अभी डिपेंडेंट सरकार है, विपक्ष मजबूत है, चारों तरफ से घिरे हुए हैं, तो कुछ तो ऐसा देंगे ताकि जो उनका वोट बैंक है उसको खुश कर सके, लेकिन उनके हाथ भी पूरी तरीके से खाली हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सब कुछ जानते बूझते हुए भी इतने आत्मघाती कदम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार क्यों उठा रही है? इलेक्शन में तो उनको जाना है, उनको पता है अगर किसानों से आप बात नहीं करेंगे, किसान विरोधी अगर आपकी नीतियां होंगी, उनके हाथ खाली होंगे, तो वो आपको वैसे भी उन्होंने लोकसभा में दिखा दे, विधानसभा में भी वो आपको दिखा देंगे। मध्य वर्ग को आपने खुश नहीं किया है, जो आपका वोट बैंक है। आपने, अगर हम व्यापारी वर्ग को भी देखें तो जो एमएसएमई सेक्टर की बात करें, आपने उसको भी खुश नहीं किया है। आप चंद पूंजीपतियों को खुश करके और अपनी 2 जो बैसाखियां उनको खुश करके आप इलेक्शन तो नहीं जीत सकते। तो क्या माना जाए कि उनको आगे कैसे सरकार चलाई जाए, डिपेंडेंट सरकार, और कैसे जवाबदेह बनकर लोगों के लिए कुछ किया जाए, ये करना ही नहीं आता है, या फिर कुछ और आपस में देखते हैं? ये बड़ा एक कंफ्यूजन का स्टेट है, लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा है कि आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है। लोगों को क्या, सरकार को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए।
नरेंद्र मोदी 4 तारीख के उस झटके से अब तक उबर नहीं पाए जो जनादेश से उनको मिला है। क्योंकि जैसा कि अभी हेमंत जी ने कहा था, माई वे और हाईवे, नरेंद्र मोदी को कभी आदत नहीं रही, उनका अभ्यास नहीं है, उनको शऊर नहीं है लोगों को साथ लेकर सत्ता शासन का संचालन करने का। न उन्हें गुजरात में इसकी कभी जरूरत पड़ी, न केंद्र में 10 साल में ऐसी नौबत आई। इसलिए वे किंग कर्तव्य विमूढ़ है, उनको सूझ नहीं रहा। जैसे कहते हैं ना, बहुत घनघोर अंधेरा हो तो हाथ को हाथ नहीं सूझता। नरेंद्र मोदी की हालत वही है, इस घनघोर अंधेरे में उन्हें सूझ नहीं रहा कि रोशनी की किरण किधर से दिखाई दे। इसलिए वे ऐसी नीतियां बना रहे हैं, ऐसा बजट पेश कर रहे हैं जो जनता को लगातार और नाराज करता जा रहा है। हम सब जानते हैं, ये विडंबना ही है कि मध्यम वर्गीय जो समाज है, देश का जो मध्यम वर्गीय तबका है, वही तो सबसे ज्यादा मोदी और बीजेपी का हितैषी था, वही तो उनकी बीन बजाने वाला था। और कल से अब तक उस मध्यम वर्गीय सब तबके को, मिडिल क्लास को, जब ऐसा लगा कि उसके तो हाथों के तोते उड़ गए, उसको तो कुछ मिला ही नहीं है। ये जो आपने चंद 100 रुपए के फायदे गिनाए हैं, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी नहीं, उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। तब उसे ये समझ में आ रहा है कि सरकार उसे ठग रही है, कभी धर्म के नाम पर राजनीति करके, कभी उत्तर प्रदेश जैसे नेम प्लेट लगाने जैसे गैर जरूरी अभियानों के जरिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया को ठीक से देखें, उसकी नब्ज पर हाथ रखें, तो आपको महसूस होगा कि देश का बचा खुचा हिस्सा भी जो मोदी या भाजपा का समर्थक था, इस बजट के बाद उससे छिटक रहा है। एक कोई बड़ा ट्विटर हैंडल है, कोई सज्जन है, उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, वो 24 घंटे नफरत फैलाने वाला हैंडल है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल देना चाहिए। मतलब बीजेपी और मोदी के हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हैंडल से बीजेपी के नाम के आगे ना गांधीवादी, नेहरूवादी, माओवादी, लेनिनवादी, समाजवादी, मुलायमवादी, न जाने कितने शब्द जोड़ देते हैं। आप उस असंतोष की कल्पना करके देखिए कि जो व्यक्ति 24 घंटे हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाता है, जिस व्यक्ति के लिए नरेंद्र मोदी भगवान की तरह है, वो व्यक्ति तक इस बजट से असंतुष्ट है, तो आने वाले दिनों में क्या होने वाला है मोदी जी समझ नहीं पा रहे। परेशानी यह है कि बजट के बाद सड़कों पर जो आक्रोश दिखाई दे रहा है, सड़कों यानी घरों तक, सड़क से लेकर घर तक, और संसद भी अब पहले जैसी नहीं रही। संसद में संख्या कम है, विपक्ष का मनोबल हाई है, बहुत ऊंचा मनोबल है। उसकी एक बानगी आज भी दिखाई। बुशरा जी, बड़ा दिलचस्प मामला हुआ। अभिषेक बनर्जी टीएमसी के सांसद, उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्होंने नोटबंदी का जिक्र किया। स्पीकर साहब ओम बिरला जी कहते हैं नोटबंदी तो 16 में आई थी, 2016 में, अब तो 2024 चल रहा है। तो अभिषेक बनर्जी ने कहा, अभी चंद दिन पहले इसी सदन में 50 साल पहले की इमरजेंसी की बात हो रही थी, वो ठीक था क्या? निरुत्तर रह गए ओम बिरला, जुबान बंद हो गई उनकी। हर दिन लोकसभा में, राज्यसभा में सरकार को मुंह की खानी पड़ रही है। तो ये दोनों मोर्चों पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लगातार कठिनाइयों का सामना कर रही है, और ये कठिनाइयां बढ़ने ही वाली है। उसकी मुश्किलात अभी और बढ़ने वाली है, जिसमें सबसे पहला चरण होगा 3 राज्यों के चुनाव। अगर 3 में से 1 या 2 राज्य में भी बीजेपी चुनाव हार गई, तो हम देखेंगे कि दिल्ली के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो जाएंगी। आवाजें तो उठने लगी। आप सोच सकते थे मध्य प्रदेश का कोई मंत्री उसके विभाग चल जाने पर इस्तीफे की धमकी दे, उसको दिल्ली बुलाया जाए, मान मनव्वल हो, रात को 11 बजे मुख्यमंत्री उसको भोपाल में दिल्ली से लौटने पर घर पर बुलाएं, उसकी मनोहार करें। यानी केंद्रीय सत्ता का, नरेंद्र मोदी का, उस तथाकथित आला कमान जिसे मोदी शाह कहते हैं, उसका भौकाल खत्म हो गया है, उसका इकबाल खत्म हो गया है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश में सुनाई दे रहे हैं। तो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के भीतर से यह असंतोष का लावा और फूटेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी,
जी, बिल्कुल। और साफ तौर पर वो दिख भी रहा है, कमज़ोर बिल्कुल नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं। उनके तमाम हाव-भाव और तमाम जो उनकी स्थिति है, उसको साफ तौर पर देखा, पढ़ा और आँका जा सकता है। और बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, जो कभी राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा करते थे, आज वो नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ें और देखें कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्या कहती है और किस तरह से जब वो बात किया करते थे और अब जब वो बातें करते हैं, ना तो उनकी बातों में वो तेज है और ना ही वो कॉन्फिडेंस है, ना ही वो विश्वास है, क्योंकि साफ तौर पर उनको लग रहा है कि इस बार अब वो कुछ भी कहकर बचकर निकलने वाले नहीं हैं, बल्कि वो जो कुछ कहेंगे उस पर अब उनको विपक्ष जवाबदेह बनाएगा। और सामने एक ऐसा नेता है, नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी, जो अब कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना चाहते हैं जनता की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए, क्योंकि सत्ता का और पद का उन्हें कोई लालच नहीं है। उनके लिए अगर कुछ मायने रखता है तो वो देश की स्थिति और परिस्थिति को बदलना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राकेश पाठक जी, समय देने के लिए, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन शाम 7 बजे आप जरूर जुड़े राजीव जी के साथ न्यूज पॉइंट में रोज की तरह, और तमाम जितने भी हमारे कार्यक्रम्स हैं, जो स्पेशल रिपोर्ट्स हैं, जो वीडियोज हम बनाते हैं, उनको भी आप सराहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। नमस्कार।